आज मेरी शादी थी, मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे, वह मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी और उदास थी और मन में सोच रही थी कि ये क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मेरा दिल इसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी-भाभी कहकर घूमता फिरता था, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान! मैं अपने देवर का सामना कैसे कर सकती थी? मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा देवर अभिषेक कमरे में आ चुका था। अभिषेक को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और अभिषेक का सामना पहली बार हो रहा हो। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। अभिषेक अंदर आकर मेरे पास बैठा। अभिषेक को अपने पास बैठा हुआ देखकर मेरे पूरे बदन में करंट लग चुका था। अभिषेक मेरे पास बैठे हुए बोला, एकता, आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया और मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे अभिषेक से घिन आने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनो एकता, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने गुस्से से कहा, नहीं अभिषेक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी और इसी वक़्त मेरे कमरे से निकल जाओ। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस रिश्ते का तो लिहाज़ करो जो कल तक हम दोनों के बीच में था। मैं कुछ भी बोलती जा रही थी। अभिषेक ने कहा, नहीं एकता, मैं कमरे से निकल जाऊँगा तो मम्मी-पापा क्या सोचेंगे? पर मुझे अभिषेक की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी अभिषेक से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। कुछ देर तक अभिषेक अफ़सोस भरी निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर कुछ देर बाद कमरे से निकल गया। अभिषेक के जाने के बाद दुखी मन से मैं बेड पर बैठ गई। आँखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। मेरी पहली शादी मेरे पति राहुल के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और राहुल की लव मैरिज थी। राहुल मुझसे बहुत प्यार करते थे। जितना प्यार राहुल मुझसे करते हैं, उसका कई गुना प्यार मैं उनसे करती थी। जब मैं राहुल की दुल्हन बनी इस घर में आई थी, तो साथ में मेरे सास-ससुर, मेरा छोटा देवर अभिषेक, हम एक घर में रहते थे। मेरे सास-ससुर मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती और मेरा देवर अभिषेक तो मेरा लाडला देवर था। अभिषेक अभी कॉलेज में पढ़ाई करता था, वह घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की बातें शेयर करता। वह मेरा देवर होने के साथ-साथ मेरा दोस्त भी था। मैं उसे मज़ाक-मज़ाक में हर वक़्त कहती कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में करवाऊँगी। इस बात पर अभिषेक कहता कि भाभी, आप मेरी भाभी होने के साथ-साथ इस घर की बड़ी बहू भी हैं, इसलिए आपका फैसला सर आँखों पर है। आप मेरी शादी जहाँ पर करवाओगी, मैं हँसी-खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊँगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, अभिषेक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और मेरे सास-ससुर हॉल में बैठे हुए टीवी देख रहे थे और मेरे पति राहुल किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर कर बेहोश हो गई। किचन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनकर अभिषेक, जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, भागता हुआ आया। मुझे गिरा हुआ देखकर वह एकदम से परेशान हो गया। जल्दी-जल्दी मेरे ऊपर पानी के छींटे मारने लगा। इतनी देर में मेरे सास-ससुर भी किचन में आ गए थे। जल्दी से मेरे पति को फ़ोन किया गया। मेरे बेहोश होने की खबर सुनकर मेरे पति राहुल भी आ गए थे। जल्दी-जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने यह खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खुशखबरी सुनते ही मेरे पति तो खुश हुए थे। सास-ससुर और मेरा देवर भी बहुत खुशी से झूमने लगे थे। मेरा देवर तो यह खुशखबरी सुनकर बच्चों की तरह उलझ उछलने लगा था। उन सबकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश थी। हॉस्पिटल से हम घर आ गए। मेरे सास ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में होता है, तो जब तुम्हारी डिलीवरी का टाइम होगा तो तुम्हें अपने मायके जाना होगा। अपनी सास की बात सुनकर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को पापा को यह खुशखबरी सुना दूँगी और साथ ही यह भी कि मैं डिलीवरी के समय आपके घर आऊँगी। सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे। धीरे-धीरे समय गुज़रने लगा और फिर मेरा नवाँ महीना शुरू हो गया। नवाँ महीना शुरू होते ही मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। इकलौते होने की वजह से मैं अपने मम्मी-पापा की बहुत लाडली थी। मेरी इस स्थिति में मेरे मम्मी-पापा मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरे पति राहुल मुझसे रोज़ मिलने आते थे।
कभी-कभी तो मेरा देवर अभिषेक भी मुझसे मिलने आ जाया करता था। एक बार अभिषेक मुझसे मिलने आया तो मेरी एक दोस्त बैठी हुई थी जिसका नाम अनु था। मैं अपने देवर अभिषेक को अनु के बारे में पहले ही बता चुकी थी कि मेरा इरादा तुम्हारी शादी अनु के साथ करवाने का है। बहुत ही अच्छी सुंदर लड़की है। मैंने उसको अनु की फोटो भी दिखाई थी। अनु को देखकर अभिषेक समझ गया कि ये वही लड़की है। उसने मुझसे इशारे में पूछा तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। यूं ही बैठे बैठे अभिषेक और अनु आपस में बातें करने लगे। मैंने आपस में दोनों का परिचय करवा दिया था। जब तक अनु और अभिषेक बैठे रहे, तब तक ही एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। लेकिन मुझे महसूस हो गया कि जैसे अभिषेक को अनु पसंद करने लगी है, क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आती, तो अभिषेक का जिक्र जरूर करती। अब तो अभिषेक का आना-जाना भी मेरे मायके में बढ़ गया था, और ऐसा क्यों था मैं समझ चुकी थी। लेकिन मैं अभिषेक की पहल का इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन अभिषेक ने कह दिया कि भाभी मुझे आपकी सहेली अनु बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अभिषेक की बात सुनकर मैंने कहा अभिषेक मुझे मालूम है कि तुम्हें अनु से प्यार हो गया है। लेकिन थोड़ा इंतजार करो। पहले तुम चाचा बन जाओ। फिर मैं अनु और तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति राहुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई थी। ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया था। अभिषेक तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता था कि उसका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे आरव के साथ ही गुजरता, क्योंकि राहुल का ज्यादातर टाइम काम और ऑफिस के सिलसिले में बाहर ही गुजरता और वह जब थक हार कर घर आता तो आरव सो चुका होता था। इसलिए आरव अपने चाचा से ज्यादा क्लोज था और अब धीरे धीरे 1 साल का हो गया था। घर के कामों और आरव को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई कि अभिषेक से किया हुआ वादा मैं भूल चुकी थी। एक दिन आरव ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी शायद आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा क्या? तभी वहां अचानक राहुल आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं दुखी हो गई। उन्होंने कहा अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से अमेरिका जाना होगा। मुझे अपने पति राहुल का अमेरिका जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम तो था तो जाना भी जरूरी था। अगले हफ्ते राहुल अमेरिका चले गए। मैं बहुत दुखी थी। शायद इसीलिए अभिषेक अपनी बात मुझसे बता नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था, और फिर मैं भी भूल गई थी। राहुल ने अमेरिका पहुंचते ही मुझे फोन किया, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं अच्छे से अमेरिका पहुंच गया हूँ। इन 3 दिनों के बीच में मेरी और राहुल की फोन पर बातें हो जाती थी, पर अचानक आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज़ यह थी कि राहुल जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने राहुल के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में अमेरिका भेजा था। पर अमेरिका जाने के कुछ दिन बाद वहां की कंपनी में अचानक आग लग गई और बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें राहुल भी थे। यह न्यूज़ सुनने के बाद तो मानो घर में कोहराम सा मच गया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैं तो सुन्न पड़ चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू मानो कहीं गायब हो चुके थे। मैं रोना चाहती थी पर मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो चुका था। विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल न हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। और वह लोग मुझे रुलाने की भी कोशिश कर रहे थे। आस पड़ोस की सभी औरतों की कोशिश नाकाम रह गई। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सच था कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं थे। मुझे इस हालत में देखकर अभिषेक मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला भाभी अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच नहीं रहे। अभिषेक ने जब मुझे यकीन दिलाया, उसके बाद मैं इतना तेज चीखी और चिल्लाई और खूब रोई कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैंने रोते-रोते कहा था कि अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलो। तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है। उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना होगा। कुछ दिन बाद राहुल का अंतिम संस्कार हो गया। राहुल का अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी-पापा मुझे लेने आए। उन्होंने मेरे सास-ससुर से कहा था, अब ये यहाँ पर क्या रहकर करेगी? आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। हमारे घर में ही रहेगी।
इस बात पर मेरे सास-ससुर ने कहा, "नहीं, हम एकता को आपके घर नहीं जाने देंगे। एकता हमारी बेटी के समान है और वह हमारे घर में ही रहेगी।" मेरे मम्मी-पापा ने कहा, "नहीं, एकता यहाँ पर रहकर क्या करेगी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? उसे हम अपने घर ले जाएँगे तो उसकी दूसरी शादी करवा देंगे।" दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास-ससुर ने गुस्से से कहा कि, "आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन मेरे पोते का क्या होगा? क्या वह दूसरे के घर जाएगा?" उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़े होकर सुन रही थी और अपने मन ही मन में सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि राहुल के सिवा किसी और को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी मेरे ससुर ने मेरे माँ-बाप से कहा, "आप लोगों से ज़्यादा फ़िक्र हमें एकता की है। हमने पहले ही एकता के बारे में सोच लिया है।" इस बात पर मेरे मम्मी-पापा ने पूछा, "क्या?" तो मेरे सास-ससुर ने कहा कि हम एकता की शादी अपने छोटे बेटे अभिषेक से करवाना चाहते हैं। सभी मेरी ज़िंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे। किसी ने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। मेरी अभिषेक से दूसरी शादी के बारे में बात सुनकर ही मेरे मम्मी-पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। उन लोगों ने कहा, "ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूँढना था। आप लोग जैसा सोचें। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमसे पहले ही एकता के बारे में सोच लिया है।" मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम आग बबूला हो चुकी थी। मैं सामने आई और बोली, "नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी।" मेरे मम्मी-पापा ने कहा, "बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? ज़िंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है, तो किसी भी कुँवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरी सास-ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मैं तो उनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा।" लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि, "बेटा, हम आरव के बिना नहीं रह पाएँगे। ये मेरे बेटे राहुल की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी, तो मेरा आरव मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। तू अभिषेक से शादी करने को तैयार हो जा।" मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घरवालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन अभिषेक से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास-ससुर ने पहले ही अभिषेक से इस बारे में बात कर ली थी। शायद अभिषेक मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद मेरी और अभिषेक की शादी हो गई। पुरानी बातों को याद करते-करते कब सुबह हो गई थी पता ही नहीं चला। अभिषेक कब का कमरे में पड़े सोफे पर लेटकर सो चुका था। शादी होने के बाद अभिषेक मुझसे बात करने की वजह तलाश करता था, पर मैं ही उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक रात मैं अपने बेटे आरव को लेकर अपने कमरे में सोने गई, तभी अचानक अभिषेक आ गया और मुझसे माफ़ी माँगते हुए कहने लगा, "एकता, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी है। मुझे तुमसे कोई और उम्मीद नहीं। बस मुझे तुमसे यह कहना था कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें यह शादी करने को मजबूर किया गया था, वैसे ही मुझे भी मेरे मम्मी-पापा ने मजबूर किया था। वैसे भी तो तुम मेरे घर की इज़्ज़त हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों नहीं छोड़ सकता था और तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हारी दूसरी शादी करने की जिद पकड़े हुए थे। इसीलिए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। और आरव के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी करने की हामी भरी थी।" अभिषेक के मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने अभिषेक से कहा, "अभिषेक, मेरी शादी तुमसे हुई ज़रूर है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे तुमसे कुछ वक़्त चाहिए।" मुझे अभिषेक के ऊपर तरस आने लगा था। अचानक अभिषेक के मुँह से निकल गया, "ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं।" मैंने हँसकर कहा, "भाभी नहीं, एकता।" अभिषेक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह मेरे कमरे से चला गया। वक़्त गुज़र रहा था। ऐसे ही करते-करते हमारी शादी को 6 महीने गुज़र गए, पर अभिषेक ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मेरा भी तो उसके प्रति कोई फ़र्ज़ था। आखिर मैं उसकी पत्नी जो बन चुकी थी। लेकिन मैं क्या करती? जब भी अभिषेक को देखती हूँ, तो मेरे होंठ सिल जाते थे। मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैं अपने कमरे में ही सोया करती थी और अभिषेक अपने कमरे में ही। मेरे सास-ससुर को कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी जल्दी सोने की आदत थी। सुबह मैं उनके उठने से पहले ही उठ जाती थी, लेकिन कुछ ही दिनों से
मैंने अभिषेक के रवैये में बदलाव महसूस किया था। जब भी उसका और मेरा सामना होता तो मुझे उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट दिखाई देती। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आती थी। मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता। मेरा बेटा आरव अब तक अभिषेक को चाचू ही कहता था। लेकिन जब एक दिन अभिषेक ने आरव से कहा कि आरव मुझे पापा कहो, तो मैंने चौंक कर अभिषेक की तरफ देखा था, जबकि अभिषेक ने मेरी तरफ एक शरारती मुस्कान से देखा था। मैं उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाई और अंदर कमरे में आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभिषेक के जज़्बात मेरे लिए बदलने लगे थे। लेकिन अभिषेक के जज़्बात ही नहीं बदले थे, मेरे दिल में भी कुछ-कुछ होता था। जब अभिषेक की नज़रें मेरी नज़रों से टकराती थी, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। मैं बार-बार अपने दिल को समझाती, मुझे लगता है यह गलत है। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल से प्यार किया था। अब मैं राहुल की जगह अभिषेक को कैसे दे सकती हूँ? उस दिन भी मैं किचन में काम कर रही थी। जब-जब आरव मुझे तंग कर रहा था, वह बार-बार चिल्ला रहा था, मुझे पापा के पास जाना है। धीरे-धीरे आरव अभिषेक को पापा बोलने लगा था। अभिषेक की नई-नई नौकरी लगी थी। वह ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। आरव से तंग आकर मैं उसे लेकर अभिषेक के कमरे में आ गई। अभिषेक अभी-अभी नहाकर निकला था, वह सिर्फ टॉवल में था। अभिषेक को इस तरह देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेजी से बढ़ी थी कि जैसे दिल अभी सोने सीने से बाहर आ जाएगा। मैं शर्म के मारे जल्दी से अभिषेक की तरफ से पीठ करके खड़ी हो गई। हालांकि यह पहला मौका नहीं था कि मैंने अभिषेक को इस तरह टॉवल में देखा था। पहले तो ऐसी कंडीशन में अभिषेक को देखकर मैं अभिषेक के साथ खूब मजाक करती थी। मैं अभिषेक से कहा करती थी कि अभिषेक तुम्हारी बॉडी-शॉडी देखकर तो न जाने कितनी लड़कियाँ तुम पर मरती होगी। और यह सच भी था। अभिषेक बहुत ही स्मार्ट था। मुझे देखकर अभिषेक ने शर्ट पहनना शुरू कर दिया था और शर्ट पहनते-पहनते वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आँखों में वही शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ न कुछ गड़बड़ होता था। उसकी शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे चेहरे की लाली बता रही है कि तुम्हारे दिल में भी मुझे देखकर कुछ-कुछ होता है। अभिषेक की बात सुनकर मैं हड़बड़ा गई। हकलाते हुए बोली, अभिषेक, वाह-वाह, आरव। मेरी बात पूरी होने से पहले ही अभिषेक ने अपनी उँगली मेरे होठों पर रख दी। कहने लगा, कम ऑन एकता, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम अपने पति के कमरे में आई हो, किसी गैर के कमरे में नहीं। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और बोली, सॉरी अभिषेक, मुझे इस तरह बिना नॉक किए तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। मेरी बात सुनकर अभिषेक थोड़ी नाराजगी से बोला, एकता तुम भूल रही हो, यह कमरा तुम्हारा भी है। मैंने अभिषेक की तरफ देखा। अभिषेक मेरे इतना करीब खड़ा था कि मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी। अचानक ही मेरा दिल मचल उठा, अभिषेक को सीने से लगाने के लिए। जी चाहा अभिषेक के सीने से लगकर इतना रोऊं कि दिल की सारे दुख, सारी बेबसी निकल जाए। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने कमरे में आ गई। 1-2 दिन में मेरी और अभिषेक की शादी की सालगिरह आने वाली थी। अभिषेक ने घर में कह दिया कि वह बहुत बड़ा फंक्शन करेगा, हमारी शादी की सालगिरह का। क्योंकि जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी, उसमें धूम-धाम का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब मैं सारे अरमान निकाल लूँगा। अपने सारे यार दोस्तों को मैंने इनवाइट किया है। मेरे सास-ससुर भी इस बात से एग्री थे। वह इस बात को समझ रहे थे कि भले ही समझौते की शादी थी, लेकिन अभिषेक के भी कुछ अरमान होंगे अपनी शादी को लेकर। इसलिए उन्होंने अभिषेक का समर्थन किया और बढ़ चढ़कर फंक्शन की तैयारियां करने लगे। अभिषेक की तैयारियां देखकर तो मैं दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही अभिषेक की शादी हो। फंक्शन में हर कोई मेरी और अभिषेक की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कह रहा था। फंक्शन खत्म होते-होते मैं थक कर चूर हो चुकी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, लेकिन जो खास मेहमान थे वह रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। अभिषेक शायद मेरी कंडीशन समझ चुका था। उसने अपने कज़न सिस्टर को कुछ इशारा किया। थोड़ी देर में वह मेरे पास आई और कहने लगी, चलो भाभी, मैं आपको आपके कमरे में पहुँचा दूँ। मैंने तो इसी इंतज़ार में थी। खुद से मेहमानों को बैठा छोड़कर खुद से कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरी नंद ने मुझे अभिषेक के कमरे के गेट पर लाकर छोड़ दिया। बोली, भाभी आप बेफ़िक्र होकर आराम करें। बाहर का सब कुछ हम देख लेंगे। उसके चेहरे पर शरारत थी जिसे मैं समझ नहीं सकी। खैर मैंने अपना सर झटका और अंदर कमरे में आ गई। अभिषेक के कमरे में आराम करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर अपने रूम में जाती हो तो लोग बातें कराना शुरू कर देते। लेकिन अंदर कमरे में कदम रखते ही मैं हैरान हो गई।
पूरा कमरा सुहाग रात के कमरे की तरह सजाया गया था। अभिषेक के इरादे जानकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं धीरे-धीरे चलते हुए सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। दिल की अजीब-सी हालत हो रही थी। खुद पर हैरत हो रही थी कि आज मुझे अभिषेक की इस हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा था। शायद अभिषेक के लिए मेरे दिल में मोहब्बत का बीज पनप चुका था। राहुल मेरा अतीत था, लेकिन अभिषेक मेरा आज है। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। मैं अभिषेक के ख्यालों में गुम थी कि तभी दरवाजा खोलकर अभिषेक अंदर आया। अनायास ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो हालत हुई जो नई नवेली दुल्हन की सुहाग रात में होती है, वही हालत मेरी थी। मैं जल्दी से संभलकर और सर झुकाकर बैठ गई। धीरे-धीरे चलता हुआ अभिषेक मेरे पास आ गया और मेरे बराबर बेड पर बैठ गया। अभिषेक ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, एकता, पता नहीं तुम्हें यह सब देखकर अच्छा लगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी के ये खूबसूरत दिन यूं ही बर्बाद नहीं करने चाहिए। पता नहीं एकता, मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें देखना, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा। आई प्रॉमिस एकता, मैं तुम्हें जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपना सारा दुख भूल जाओगी। एकता, तुम भी कुछ बोलो ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? लेकिन मेरे मुंह से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे खामोश देखकर अभिषेक ने मेरी बात का कुछ और ही मतलब लिया। ठीक है एकता, अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं आया तो मैं चला जाता हूँ। तुम आराम करो। अभिषेक जब उठकर जाने लगा तो अचानक ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं अभिषेक, बहुत तड़पा लिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मेरी बात सुनकर अभिषेक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से इतना उतावला हो गया कि उसने अचानक ही मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अभिषेक की बाहों में समाकर मुझे जैसे दुनिया जहान का सुकून मिल गया था। अब किसी चीज की जगह नहीं थी। जिंदगी में अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।